हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी के लिए थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। आज जो है उसकी आपकी अति लघु उत्तरी की पहली क्लास है। आप सभी को पता है कि राजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आपके समावेशी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, अदर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो अब शैक्षिक मूल्यांकन भी स्टार्ट हो चुका है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो विकल्पीय प्रश्न है वो करा दिया गया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आपके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, वहां पे उनको सारी क्लासेस मिल जाएगी। आज अतिलक उत्तरी का पहला जो है आपका क्लास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आराम से, बिना टाइम वेस्ट किए, चीजों को अच्छे से समझते हुए, रिवाइज करते हुए चलेंगे। एग्जाम को बस 1 मंथ बाकी है, तो इस एक महीने में हमें जी तोड़ के मेहनत करनी है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो सके, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रियात्मक शोध होता क्या है, इसको परिभाषित करना है। आपके 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोरे के अनुसार, कोरे आपके वैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्रियात्मक शोध क्या है वो हम देखेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक, जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्य करता है। यानी जिसके द्वारा क्या होता है, व्यवहारिक कार्य करता है। अब देखिए व्यवहारिक कार्य करते क्या होते हैं। जैसे आपके स्कूल के हेडमास्टर हो गए, ठीक, मैनेजर हो गए, आपके निरीक्षक हो गए, ये सब आपके व्यवहारिक कार्यकर्ता के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि आपके टीचर हो गए, निरीक्षक हो गए, आपके व्यवस्थापक हो गए, ये सब क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक ढंग से, ठीक, मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन करते हैं, सुधार करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि टीचर आपके, ठीक, निरीक्षक आपके, हेडमास्टर आपके क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी साइकोलॉजिकल तरीके से जो भी उनकी समस्या होती है, उनको समस्या को वो अध्ययन करते हैं, अपने डिसीजन को लेके, अपनी क्रियाओं में जो भी निर्देशन होता है, सुधार होता है, सभी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। यही आपके क्रियात्मक शोध होता है। ये आपके कोरे के अनुसार इनका डिफिनेशन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। बहुत इजी सी चीज है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आपके हेडमास्टर हो गए, टीचर हो गए, निरीक्षक हो गए, ये सब क्या करते हैं ना, जो भी समस्याएं आती हैं उनका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, ठीक। अध्ययन करेंगे, फिर जो डिसीजन होगा, जो एक्टिविटीज होंगी या फिर जो निर्देशन होंगे, उन सब में सुधार करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। यही आपका क्रियात्मक सोच है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। यानी आपको मूल्यांकन की परिभाषा लिखना है, वो भी किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार। तो देखिएगा मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन या फिर शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, या फिर कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, और कहाँ तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया गया है। ये तो आपका बहुत ही टफेस्ट लैंग्वेज हो गया। इसको इन द इजी वे में समझे तो आपका शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को जो भी शिक्षण अधिगम कराया जा रहा है वो कितना कारगर है, या बच्चे को कितना समझ में आया, टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहा है, इन सब चीजों का पता लगाना ही आपका मूल्यांकन है। आपको जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपका जब यूनिट टेस्ट लिया जाता है, ठीक, या फिर वीकली टेस्ट लिया जाता है, तो वही जांचता है, आपका वो मूल्यांकन किया जाता है कि आपने जो है बच्चों को अगर जो पढ़ाया है तो उनको कितना समझ में आया है, ठीक। तो समझ लेते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य, यानी शिक्षा जो भी है आपका, चाहे जो भी उद्देश्य है, वो किस सीमा तक प्राप्त कर चुके हैं, यानी जो भी उद्देश्य है वो कहाँ तक जो है वो प्राप्त किए गए हैं, ठीक। कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव
कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यही आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन की परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी है, बस समझते हुए अपने डेली लाइफ के चीजों से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। देखिएगा, सामुदायिक सहभागिता से तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले सामुदायिक सहभागिता समझ लीजिएगा। सामुदायिक में होता है ग्रुप में, और सहभागिता यानी पार्टीशन। ठीक, पार्टिसिपेट यानी सहयोग देना। सामुदायिक यानी सोसाइटी समझ लीजिए, ग्रुप समझ लीजिए। ठीक, तो आपका सामुदायिक सहभागिता का अर्थ ये होता है कि विद्यालय की जो भी योजनाएं हैं, प्रबंध है, उसमें आपके टीचर के साथ साथ माता पिता भी क्या करें, सदस्यों की सहभागी यानी सदस्य भी उसमें सहयोग करें। यही आपके समुदाय के सदस्यों की सहभागिता हो जाती है। यानी क्या है आपके कि आपके सामुदायिक सहभागिता का अर्थ ये है कि विद्यालय की जो भी योजना है, प्रबंध है, उसमें आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में या विद्यालय में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता, ठीक, और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। यानी समुदाय के सदस्य जैसे आपके क्या होते हैं कि संकुल वगैरह के जो आपके गांव के जो मेंबर बने होते हैं, वो सबकी भी सहभागिता, यानी कि समुदाय में हो, ग्रुप में जो चीजें वो वही आपकी समुदाय सहभागिता होती है। यानी स्कूल का जो भी आपकी योजना या प्रबंध चलाई जा रही है, उसमें माता पिता के साथ जो अदर लोग भी हैं वो भी उसमें आपके सहयोग दे। ठीक, यही आपकी सामुदायिक सहभागिता होती है। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो विश्वसनीयता का पहले हम अर्थ देख लेते हैं क्या है। तो विश्वसनीयता का अर्थ होता है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी या परिशुद्धि। ठीक, ये आपका विश्वसनीयता का अर्थ होता है। परिभाषा यहाँ पे क्या होगा लिखा नहीं है। जब हम किसी एक परीक्षण को ठीक करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है, और यदि हम उसी परीक्षण को बार बार करें और हमारा जो परिणाम आ रहा है वो बार बार वही परिणाम हो, तो वही विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक, विश्वसनीयता यानी विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला। तो अगर आप एक कोई परीक्षण कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ये आया, और बार बार उस परीक्षण को करते जाएंगे और रिजल्ट सेम आएगा, तो आप इस परीक्षण पे विश्वास करेंगे कि नहीं, ये विश्वसनीय है कि नहीं। तो वही चीज कह रहा है कि विश्वसनीयता ऐसा होता है कि अगर यदि आप किसी परीक्षण को बार बार कर रहे हैं और उस परीक्षण का परिणाम सेम वही बार बार आ रहा है, तो वो आपका विश्वसनीयता कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो देखिएगा, सतत मूल्यांकन क्या होता है ना, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार होती है। यानी आपके सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्रों को जो भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, उसकी जांच हम हमेशा करते रहते हैं, कॉन्टिन्यू यानी लगातार करते रहते हैं। चाहे वो आपका सप्ताह वाला हो, चाहे प्रतिमाह हो, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे तिथिवार। तो आपका सतत मूल्यांकन क्या होता है कि छात्रों की शैक्षिक मूल्यांकन का जांच आपका प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। ठीक, और आपका व्यापक मूल्यांकन पे क्या होता है कि बालक के जो पक्ष होते हैं ना, जैसे आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, और आपका एक क्या हो गया, क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष हो गया। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि बालक के हर एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यही आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन से आशय है। सतत मूल्यांकन में बच्चों को जो भी शिक्षा दी जा रही है उसकी मूल्यांकन से संबंधित है, और व्यापक में क्या होता है कि बालक के हर एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको उत्तम परीक्षण की दो विशेषता बताइए। ये 3-4 बार क्वेश्चन आपका अतिलघु में पूछा हुआ है। उत्तम परीक्षण की दो विशेषता, तो आपका उत्तम परीक्षण कैसा हो, वैध हो, वैधता हो। ठीक, आपका उत्तम परीक्षण क्या हो, विश्वसनीयता हो, विश्वास करने वाला हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है ये है कि मूल्यांकन जो होता है वो प्रकृति विकास, जो मूल्यांकन की प्रकृति होती है ना, वो विकासात्मक होती है। यानी मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, मूल्यांकन का ये प्रकृति है कि हम जब किसी चीज का, किसी भी क्षेत्र जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के बाद क्या होता है, विकास होता है, डेवलप होता है। जो कमी निकलती है उस कमी को दूर किया जाता है। इसलिए आपके मूल्यांकन की प्रकृति को विकासात्मक
बोलते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है, कि योगात्मक मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो अंतिम होती है, और मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है, हमेशा विकासात्मक होती है। ठीक, अगला देखते हैं अंदर। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है। ठीक, और आपके योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है, कि छात्र को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें हम और बेहतर सुधार कर सके। और आपके योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्रों की उपलब्धि, छात्रों ने क्या ज्ञात किया है, क्या उन्होंने पाया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो ये आपका निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। तो मापन का संबंध जो होता है वो भौतिक गुणों से होता है। मापन का आपका संबंध जो है मैथ गणित से होता है। ठीक है, और जबकि परीक्षण जो होता है उसका संबंध आपका मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। फिर से समझ लीजिएगा, आपका जो मापन होता है ना उसका संबंध आपके भौतिक गुणों से होता है। ठीक है, और आपका जो परीक्षण है इसका संबंध आपके मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। यानी ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन के उद्देश्य है ना उनका वर्गीकरण करना है। तो आपके ज्ञानात्मक पक्ष हो गए, भावात्मक पक्ष हो गए और आपके क्रियात्मक पक्ष हो गए। ये सब आपके ब्लूम के जो है मूल्यांकन के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। आपका 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जितना भी हमने डिस्कस किया। तो मापन के 4 स्तर के नाम है। जो आपका पहला है वो है नामित स्तर, दूसरा है आपका क्रमित स्तर, और तीसरा है आपका अंतरित स्तर, और चौथा है आपका आनुपातिक स्तर। ठीक, आपके मापन के 4 स्तर है। पहला है आपका नामित स्तर, दूसरा है आपका क्रमिक स्तर, और तीसरा है आपका अंतरित स्तर, और चौथा है आपका आनुपातिक स्तर। ये आपके मापन के 4 स्तरों के नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है। यानी आपकी जो मांसपेशी है या अंग है बॉडी के, इनकी जो गतिविधियां होती हैं इनका अगर मूल्यांकन किया जाता है तो ये किस पक्ष से संबंधित है। तो ये आपकी कौशलात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। जहाँ पे बोध ज्ञान वगैरह आएगा तो वो तो संज्ञानात्मक हो जाएगा। जहाँ पे रुचि मनोवृत्ति वगैरह आएगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा। लेकिन जहां पे आपका मांसपेशियां आए, आंगिक गतिविधियां आए, इनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो आपका कौशलात्मक पक्ष हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना है। आपका जो मूल्यांकन का लक्ष्य होता है ना उसका मेन लक्ष्य ये है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जो सिखाया जा रहा है उसमें कितनी चीजें उनको पता है, उसमें कितनी हम और वृद्धि ला सकते हैं, शिक्षण की जो गुणवत्ता है होती है उसको भी और हम बढ़ा सकते हैं। यही सब आपकी मूल्यांकन का लक्ष्य होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो आपके छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जब हम निदानात्मक के द्वारा छात्रों की त्रुटियों का पता करते हैं, ठीक है, फिर उन त्रुटियों को जब हम दूर करते हैं ना, या फिर दूर करने वाला जो हम शिक्षण प्रयोग करते हैं वही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है। तो क्रियात्मक शोध के टोटल आपके 6 चरण थे। पहला चरण में हम समस्या का पहचान करते हैं और लास्ट चरण में हम निष्कर्ष निकालते हैं। और उसी में से एक आपका जो चरण है वो है प्रदत्त विश्लेषण चरण। ठीक, इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। पहला देखता है कि शोध से पहले की स्थिति क्या है। ठीक, और दूसरा देखता है कि शोध के बाद की स्थिति क्या है। ठीक,
उपर्युक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। यानी आपका जो क्रियात्मक शोध का एक चरण है प्रगति विश्लेषण, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो यह पता लगाया जाता है कि जब हम शोध कर रहे हैं उससे पहले की क्या स्थिति है, फिर शोध के बाद की क्या स्थिति है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों स्थितियों की हम तुलना करते हैं, फिर उन सब का अध्ययन करके हमें ये ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवलोकन क्या है? अवलोकन क्या है उसको समझेंगे। तो अवलोकन जो होता है वो क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। ठीक, अवलोकन क्या है आपके? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। यानी आपके अवलोकन क्या होता है कि ये क्रियात्मक शोध का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, जिसके द्वारा क्या करता है, अवलोकन के द्वारा क्या करता है कि जो शोधकर्ता होता है वो समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, समस्या से संबंधित जो भी स्थितियां होती हैं उनकी जानकारी वो है आपके अवलोकन के माध्यम से वो पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। आपकी जो प्रश्नावली है वो क्रियात्मक शोध का उपकरण है। आपका अवलोकन हो गया, ठीक, प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया, ये सभी क्रियात्मक शोध के उपकरण है। ठीक है, प्रश्नावली क्या है आपके? क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। प्रश्नावली भी क्रियात्मक शोध का उपकरण है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता जो होते हैं समस्या के समाधान हेतु अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रश्न का जानकारी प्राप्त करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ था? तो 2009 में लागू हुआ था। और किसके द्वारा? आपके एनसीईआरटी के द्वारा आपके सतत तथा व्यापक मूल्यांकन लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? तो समझिएगा, युग्म युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्द जोड़ में दिए रहते हैं, बच्चों से सही जोड़ बनवाए जाते हैं। यानी आपका मैच द फॉलोइंग कह सकते हैं। ठीक, आपका ये ए होगा, ये बी होगा, आपका ऐसे ऐसे दिया रहेगा, फिर आपको ऐसे सही मैचिंग करना होता है, सही जोड़ा बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। तो आपके क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण आपका निष्कर्ष यानी परिणाम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार से क्या आशय है? तो देखते हैं साक्षात्कार, हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली आपके, अवलोकन पढ़ा, ठीक, आपके, और दूसरा क्या था, एक मिनट, हाँ, दूसरा आपका प्रश्नावली था। ठीक है, प्रश्नावली था। और तीसरा आपका अब हम साक्षात्कार पढ़ रहे हैं। ये आपके तीनों क्या है, क्रियात्मक शोध के उपकरण हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या होता है कि ओरल क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। यानी साक्षात्कार में क्या होता है, दो पर्सन रहते हैं, ये आपका शोध करता है और ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने वाला है। तो ये दोनों आमने सामने बैठकर जानकारी का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक, साक्षात्कार कई होते हैं, इंटरव्यू कई होते हैं, जॉब के बेसिस पे होते हैं, है ना, और चीजों के चयन के लिए भी आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्याय दर्श की विशेषताएं बताइए। तो न्याय दर्श का जो आकार होता है ना वो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक, न्याय दर्श की जो विशेषता है, पहली विशेषता की, न्याय दर्श का जो आकार है वो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक, अगला है आपका, न्याय दर्श का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इसे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। सबसे पहले समझिए न्याय दर्श होता क्या है। मान लीजिए आप एक गांव में रह रहे हैं, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनसंख्या है। जब यह पूरी जनसंख्या किसी एक पर्सन को चुन के उनको, मतलब कि ये आपकी पूरी जनसंख्या किसी एक पर्सन को चुने, ठीक है,
आपके गांव को मतलब कि हैंडल करने के लिए, यहाँ की चलाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, तो यही आपका न्यायाधीश कहलाता है। जनसंख्या का एक छोटा सा भाग ही आपका जो जनसंख्या के द्वारा चुना जाता है, वही आपका न्यायाधीश कहलाता है। ठीक। अब देखिए, इसको इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। सैंपल क्या होता है? मान लीजिए आपने बहुत सारे सामान को बनाया, उसमें से एक दो पीस निकाल के आपने यूज किया कि हाँ ये कैसा है, तो वही आपका न्यायाधीश या सैंपल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे। तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। देखिए ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जिस प्रकार से बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उन्हें भी ग्रेडिंग दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपके विद्यालय की भी ग्रेडिंग की जाती है। तो देखते हैं, जैसे विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु, ठीक, उनका भौतिक परिवेश कैसा है, उसके लिए उनको 5 अंक मिलेंगे। सामुदायिक सहभागिता कैसा है, ठीक है, नामांकन एवं उपस्थिति कैसी है, शिक्षण का स्तर कैसा है, सत्र परीक्षा के आधार पर, ठीक है, छात्रों के शैक्षिक स्तर, इन सब बिंदुओं पर ग्रेडिंग सिस्टम आपके विद्यालय को दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब समझिएगा छात्र प्रोफाइल क्या होता है। तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है, यानी यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है। छात्र प्रोफाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। देखिएगा, स्कूल में क्या होता है, बच्चों की एक प्रोफाइल बनाई जाती है जिसमें क्या होता है कि बच्चा कितना प्रगति किया है, ठीक है, स्कूल में उसका क्या, किस प्रकार से उसका एडजस्टमेंट है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसका विकास कैसा है, उसका ज्ञान का जो दिशा है वो किस तरह का है। ठीक, तो कुल मिला के बच्चे का जो भी एक्टिविटीज है, चाहे वो पढ़ने को लेके, चाहे वो स्कूल के लिए, चाहे हर एक चीजों के लिए, तो वो आपके छात्र प्रोफाइल में वो सारी डाटा को वो लिख के रखते हैं, वही आपका छात्र प्रोफाइल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं। तो आपकी सत्रीय परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं और आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन की परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक, आप मूल्यांकन को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता करते हैं कि जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, या बच्चों ने क्या क्या अधिगम कर लिया है, क्या क्या नहीं किया है, चीजों को पता लगाना। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की दो विशेषता बतानी है, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं ये है। पहली विशेषता तो यही है कि शोध की जो समस्या होती है वो अनुभव जन्य होती है, ठीक है। दूसरा विशेषता है कि यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। ये आपकी क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवाचार से आप क्या समझते हैं। देखिए 19 में पूछा है, 23 में पूछा है, 18 में पूछा है। ठीक, या फिर शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का थोड़ा तरीका चेंज है। शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है, तो उत्तर देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो नवाचार क्या होता है कि नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। ठीक, यही आपका नवाचार होता है। नवाचार क्या होता है, किसी कार्य को नवीन ढंग से करना या नए ढंग से करना। ठीक, और आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो है नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया आती है, आपके जो भी मान लीजिए जैसे कि जो भी है खेल खेल विधि, आपके वाद विवाद विधि, हर एक चीजें जो होता है ना वो आपके शिक्षा में नवाचार के द्वारा ही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करना है। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है
जिसमें विद्यालय से संबंधित लोग द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। यानी क्रियात्मक शोध ऐसा शोध होता है जिसमें क्या होता है कि विद्यालय से संबंधित जो लोग होते हैं, यानी टीचर जो होते हैं, आपके हेडमास्टर वगैरह होते हैं, निरीक्षक जो होते हैं, वो अपने अनुभव से, ठीक, जो भी समस्याएं होती हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से उन समस्याओं का समाधान वह खुद करते हैं। ठीक, यही आपकी क्रियात्मक सोच होता है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है अच्छे प्रश्न की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या है? अच्छा जो प्रश्न होता है उसकी शब्दावली कैसी हो, संक्षिप्त हो, यानी छोटे ही हो, ये नहीं कि आपका 3 लाइन का प्रश्न ही हो। ठीक, आपकी जो प्रश्न है उसकी जो भाषा है वो पुस्तक की भाषा ना हो, पुस्तक की भाषा से अलग हो। ठीक, विचार उत्तेजक हो, प्रश्न ऐसा हो कि वह दुविधा ना उत्पन्न करे बच्चों में। ठीक, प्रश्न जो है वो छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, यानी आपके जिस क्लास के बच्चे हैं उसी क्लास के अकॉर्डिंग आपके जो है प्रश्न हो, उनमें क्रमबद्धता हो, आपके प्रश्न में क्या हो, क्रमबद्धता हो, यानी सीरीज हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने के लिए, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने के लिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए आदि हेतु किए जाते हैं। ये आपके दोनों क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। हालांकि आगे थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस में है, बट ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परिकल्पना से आपका आशय क्या है? बहुविकल्पी में 2-3 बार हम लोगों ने किया है। शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है, यानी शोध की जो समस्याएं होती हैं उसका उत्तर जब हम पहले ही मतलब कि प्रस्तावित या अनुमान लगा लेते हैं वही आपका परिकल्पना होता है। शोध की जो विशिष्ट समस्या है उसका जो प्रस्तावित उत्तर होता है वही आपकी परिकल्पना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताना है, छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके ही नहीं, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष का मूल्यांकन करने की दृष्टि से आपका व्यापक मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बालक के हर एक पक्ष का मूल्यांकन हम कर लेते हैं, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो आपका कौशलात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आपके मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं, पहला आपका संज्ञानात्मक है, फिर भावात्मक है, कौशलात्मक है एवं व्यवहारात्मक पक्ष है। ये आपके मूल्यांकन के सारे पक्ष है। इन्हीं का जब हम मूल्यांकन करते हैं ना तभी आपका क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इन्हीं पक्षों का जो मूल्यांकन किया जाता है तो वो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपके प्रश्न के अलग अलग प्रकार होते हैं। विचार उत्तेजक प्रश्न हो सकते हैं, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, ठीक, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न। प्रश्न के सही बहुत सारे प्रकार होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? वैधता यानी वैलिड से क्या अभिप्राय है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। यानी परीक्षण में वैधता से क्या आशय है कि उस कार्य कुशलता से है जिसके लिए वह परीक्षण जो है वह बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो देखते हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को त्वरित समाधान उसकी सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। यानी स्कूल में जो है अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं,
उन समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अलग अलग परिस्थिति में हो जाता है, तो विद्यालय के जो लोग हैं उनके द्वारा ये चीजें की जाती है। यही आपकी क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता यही है कि स्कूल में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, और इन समस्याओं को वहां के जो टीचर हैं, आपके आपके जो हेडमास्टर हैं, जो निरीक्षक है, वो अपने अनुभव के अनुसार व्यवहारिक ढंग से या मनोवैज्ञानिक ढंग से उन समस्याओं का वो जो है समाधान निकालते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन का जो भावात्मक पक्ष है उसका तात्पर्य छात्र के भाव से है, रुचि से है, दृष्टिकोण से है, ठीक है, मूल्य से है, मनोवृत्ति से है, अभिवृत्ति से है। ठीक है, भावात्मक पक्ष मतलब इमोशन से जुड़े जितनी चीजें होंगी उनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो भावात्मक पक्ष होता है। और मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष में कौन कौन चीजें आती हैं? छात्र की जो इमोशंस हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनके जो दृष्टिकोण है, उनकी जो वैल्यू है, ठीक, यानी जो मूल्य है, मनोवृत्ति है, अभिवृत्ति है, इन सभी का मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में क्या होता है? छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाते पढ़ाते ही उनके टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। ठीक, यानी सीखने सिखाने के साथ साथ उनका मूल्यांकन चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है। ठीक, तो ये आपका सतत मूल्यांकन होता है। क्या होता है सतत मूल्यांकन? कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है या कोई चीज सिखाई जाती है तो साथ ही साथ मूल्यांकन उनका चलता रहता है। इससे क्या होता है कि छात्र को हमें ये पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। ठीक, तो छात्र के अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो भी हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलता रहता है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। देखिएगा टोटल आपको 120 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा था 60 प्लस 60 करने का, बट उतना लेंदी हो जाएगा, आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा। तो 3 क्लास कर देते, 40 प्लस 40 कर देंगे, आराम से 3 क्लास हो जाएगा। 40 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, आपको भी आसानी होगी पढ़ने में, बोरियत भी नहीं होगा और आराम से समझ में भी आएगा, है ना? तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तो 41 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी मेहनत तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, बस शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आप लोगों को और क्या चाहिए, कौन सा क्या चीजें पढ़ना है, क्या टफ लग रहा है, क्या इजी है, चीजों को जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, फिर थैंक यू।